हेलो एवरीवन। आज से यहाँ पे मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ मनोविज्ञान पर, जिसमें एक एक करके मैं मनोविज्ञान के सारे टॉपिक्स को टच करने की कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले देखिए, इसमें आज हम बस बेसिक करेंगे कि मनोविज्ञान एक्चुअल में होता क्या है, इसकी स्टडी कैसे कैसे आगे बढ़ी है और किन किन मनोवैज्ञानिकों ने इसमें किस किस तरह से अपना योगदान दिया है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि जो मनोविज्ञान शब्द है वो किस भाषा से आया है। मनोविज्ञान शब्द जो है, यानी कि जिसे इंग्लिश में साइकोलॉजी बोलते हैं, ये लैटिन भाषा का शब्द है, जिसमें साइको का अर्थ होता है आत्मा और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन या विज्ञान। यानी कि आत्मा का अध्ययन या फिर आत्मा के विज्ञान को ही मनोविज्ञान कहते हैं। और जो मनोविज्ञान शब्द है वो रुडोल्फ, देखिए ये इम्पॉर्टेंट है, जो मनोविज्ञान शब्द है वो रुडोल्फ द्वारा दिया गया है। अब हम जानेंगे कि मनोविज्ञान का विकास किस तरह से हुआ है। देखिए, इसमें क्या है, इसमें 4 स्टेप्स होंगे और अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग समय में मनोविज्ञान को अलग अलग चीज़ों का अध्ययन माना है, वो हम इसमें पढ़ेंगे। ऑल राइट, सो जो पहला स्टेप है वो है मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। देखिए, ये किस किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? प्लेटो, अरस्तु एंड डेकार्टे। ये 15वीं शताब्दी में इन तीन साइकोलॉजिस्ट ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना है। देखिए, ये याद करना ज़रूरी है कि सबसे पहले मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना गया है, जो कि यहाँ पे आत्मा का विज्ञान माना गया है। सेकंड आता है 15वीं शताब्दी के बाद 17वीं शताब्दी, जिसमें एक साइकोलॉजिस्ट थे इटली के, जिनका नाम था पोम्पोनोजी ने बोला है कि जो मनोविज्ञान है वो मन या मस्तिष्क का विज्ञान है, यानी कि साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ माइंड। तो सबसे पहले देखिए, मनोविज्ञान को हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि सबसे पहले 15वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान सबसे पहले माना गया है। फिर 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मस्तिष्क का या मन का विज्ञान माना गया है। उसके बाद हमारे पास थर्ड स्टेप आता है, जिसे 19वीं शताब्दी में लाया गया था। इसमें कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट हैं? विलियम बुंट, विलियम जेम्स, वाइल्स एंड जेम्स सली। इन्होंने इन 4 मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान बताया है, यानी कि साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। और ये 19वीं शताब्दी की बात है। इसके बाद चौथा स्टेप हमारा आता है, जो कि वॉटसन ने दिया। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे वॉटसन ने दिया है, जिन्हें वॉटसन को व्यवहारवाद का जनक भी देखिए कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि वॉटसन ने कहा था कि जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का विज्ञान होता है। और चूंकि वॉटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान बताया है, इसीलिए इन्हें व्यवहारवाद का जनक भी कहा जाता है। यानी कि व्यवहार का विज्ञान मतलब कि साइंस ऑफ बिहेवियर। अब इसमें वॉटसन के अदर सपोर्टर्स भी थे, जिसमें वुडवर्थ थे, स्किनर थे, थॉर्नडाइक थे एंड मैकडूगल थे। और ये जो वॉटसन है, इन्होंने ये इसे विज्ञान का व्यवहार का विज्ञान बताया है। ये 20वीं शताब्दी की बात है। अच्छा, मैंने इसमें कुछ और पॉइंट्स भी ऐड किए। देखिए, जो थॉर्नडाइक है, ये याद करने वाली बात है और इसे आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। जो थॉर्नडाइक है, उन्होंने एक एजुकेशनल साइकोलॉजी नाम की बुक लिखी थी। और जो मैकडूगल हैं, उनके द्वारा लिखी गई बुक है आउटलाइन साइकोलॉजी। इन दोनों बुक्स के नाम याद करने ज़रूरी है, ये एग्ज़ाम में आते हैं। थॉर्नडाइक द्वारा रचित बुक का नाम है एजुकेशनल साइकोलॉजी और मैकडूगल द्वारा रचित बुक का नाम है आउटलाइन साइकोलॉजी। और जो स्किनर है, उन्हें मौलिक व्यवहारवादी भी कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात है नोटिस करने लायक। हमने पढ़ा था कि जो विलियम बुंट है, उन्होंने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान बताया था 19वीं शताब्दी में। इन्हीं विलियम बुंट को प्रयोगशाला विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जर्मनी के लिपजिंग नामक स्थान पर, इस स्थान का नाम आपको याद करना है, जर्मनी का लिपजिंग नामक स्थान, इन्होंने यहाँ पे 1879 में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की थी। किसने स्थापित की थी? विलियम बुंट ने। इसीलिए इन्हें प्रयोगशाला विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। और ये जो लिपजिंग नामक स्थान पर प्रयोगशाला बनी थी, यहाँ पे एक लिपजिंग यूनिवर्सिटी है, जिसका अभी करंट नेम है कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी। देखिए, आपको साथ अगर आप लोग नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए बेटर होएगा। ये सारे जो नोट्स हैं, ये आपको टेट और सी टेट एंड सुपर टेट में भी ये सब चीज़ें आपके लिए काम में आएंगी।
अच्छा, तो अब इसमें हम कुछ परिभाषाएँ भी देख लेते हैं। मैं ज़्यादा परिभाषाएँ नहीं कराऊँगी क्योंकि इतनी सारी परिभाषाएँ ना आप याद कर सकेंगे और ना ही मैं इतना बताना चाहती हूँ इस चीज़ के लिए। तो लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट जो परिभाषाएँ हैं मैंने बस वो लिखे हैं यहाँ पे। देखिए, पहली परिभाषा दी गई है वॉटसन के द्वारा। इन्होंने कहा है कि जो मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। ये वॉटसन के द्वारा कहा गया है। जेम्स ड्रेवर ने भी यही सेम चीज़ कही है कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। दूसरी डेफिनेशन दी है वॉटसन ने। इनके द्वारा दी गई परिभाषा है, तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे वैसा ही बना सकता हूँ जैसा मैं बनाना चाहता हूँ। ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट परिभाषा है जिसे वॉटसन ने दिया है। फिर नेक्स्ट परिभाषा दी गई है वुडवर्थ के द्वारा। इन्होंने कहा है कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का, फिर चेतना, और आज मनोविज्ञान व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। देखिए, वुडवर्थ ने क्या है कि जो अभी हमने 4 स्टेप पढ़े थे कि मनोविज्ञान का विकास किस तरह से हुआ, तो इन 4 स्टेप में हमने एक एक करके पढ़ा। सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि इसे आत्मा का विज्ञान कहा गया है। फिर पढ़ा कि इसको मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया है। थर्ड हमने पढ़ा कि इसको चेतना का विज्ञान कहा गया है, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। एंड लास्ट फोर्थ पॉइंट हमने पढ़ा कि इसको व्यवहार का विज्ञान कहा गया है। तो वुडवर्थ ने इन चारों चीज़ों का निष्कर्ष निकाल के उसको एक जगह लिखकर उसको डेफिनेशन दे दी है उसकी। तो ये किसने कहा है? वुडवर्थ के द्वारा कहा गया है ये। नाउ नेक्स्ट परिभाषा दी गई है क्रो एंड क्रो के द्वारा। क्रो एंड क्रो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट शख्स थे और मनोवैज्ञानिक थे, जिनके द्वारा परिभाषा जो दी गई है वो है 20वीं शताब्दी बच्चों की शताब्दी है। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत बार रिपीट होता है कि 20वीं शताब्दी बच्चों की शताब्दी है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो ये परिभाषा क्रो एंड क्रो के द्वारा दी गई है। देखिए, मैं आपको सबको मैं बताना चाहती हूँ कि शायद मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ, लेकिन अगर किसी को लग रहा है कि मैं धीरे बोल रही हूँ तो आप सेटिंग्स में जाके वहाँ से स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। सो डू एज यू विश। ऑलराइट, सो नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे। अभी हमने जाना कि मनोविज्ञान क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो देखिए, अगर कभी भी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसमें मैंने अलग अलग बुक से इम्पॉर्टेंट चीज़ें निकाल के एक जगह नोट डाउन कर ली हैं आप सबके लिए। तो पहला जो है, अगर क्वेश्चन कभी भी आता है कि फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है, यानी कि मनोविज्ञान के जनक, मनोविज्ञान के पिता कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम वुंट। इस क्वेश्चन में लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं विलियम वुंट में और थॉर्नडाइक में। तो प्लीज़ अपनी कंफ्यूजन यहाँ पे दूर कर लीजिए और इसको एक जगह नोट डाउन कर लीजिए कि अगर क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है, सो दैट इज विलियम वुंट। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि हु इज़ द फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है, शिक्षा मनोविज्ञान के पिता कौन है, तो उसका आंसर होएगा आपका थॉर्नडाइक। इन दोनों नाम में कंफ्यूज ना होइएगा, सो बेटर है कि आप इसको नोट डाउन कर लें। अच्छा, अब मैंने ये एक फ्लो चार्ट की तरह बना रखा है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसकी उत्पत्ति देखी हुई थी 1900 ईस्वी में। किसके प्रयासों से? थॉर्नडाइक, स्टैनले, जर्ड एंड टर्मन के द्वारा। इन मनोवैज्ञानिकों के प्रयासों से शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई थी 1900 ईस्वी में। लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान को एक स्पष्ट स्वरूप का प्रदान हुआ, तो वो उसको मिला था 1920 ईस्वी में। ओके, सो एजुकेशनल साइकोलॉजी में जो वर्ड आता है एजुकेशन, यानी कि शिक्षा। जो एजुकेशन वर्ड है वो लैटिन भाषा के वर्ड एडुकेटम से आया है, जिसमें ई का अर्थ होता है अंदर से और डूको का मतलब होता है बाहर निकालना, यानी कि कोई चीज़ बाहर निकालना या आगे बढ़ना या उसका विकास करना, इस तरह से इसका अर्थ निकलता है। तो ई डूको का मिलाकर एडुकेटम और फिर एजुकेशन, इसका अर्थ ये निकलता है कि शिक्षा बालक की अंतर्निहित योग्यताओं को बाहर निकालती है। जो बालक में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, अंतर्निहित योग्यताएं हैं, उनको बाहर निकालने का जरिया क्या है? शिक्षा है। यानी कि शिक्षा का क्या अर्थ निकल कर आता है कि शैक्षणिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन ही शिक्षा मनोविज्ञान है। अब यहाँ पे भी कुछ साइकोलॉजिस्ट ने अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, जैसे क्रो एंड क्रो ने, स्किनर ने, एक्सेट्रा। अच्छा, अब हमने कुछ शिक्षा मनोविज्ञान से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टाइप या कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो मैंने
क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस को देखते हुए यहाँ पे बनाए हैं। पहला पॉइंट है कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है। अब कैसी प्रकृति है पूछा जाएगा, तो ये वैज्ञानिक प्रकृति है। शिक्षा मनोविज्ञान की वैज्ञानिक प्रकृति है। दूसरा है मूल प्रवृत्तियों का जनक किसको बोलते हैं। देखिए डिटेल में मैं आपको एक एक करके सारे टॉपिक्स मैं करवाऊंगी, लेकिन अभी यहाँ पे बस आप ये पॉइंट्स नोट कर सकते हैं, आपको आगे चलकर समझ में सब आएंगे और कोई रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। पॉइंट है मूल प्रवृत्तियों का जनक जो है वो मैकडूगल को कहा जाता है। फिर है कि बाल चिंतन की भाषा ग्रंथ प्रकाशित किया है किसने, प्याजे ने। प्याजे द्वारा एक ग्रंथ प्रकाशित किया गया था जिसका नाम है बाल चिंतन की भाषा। क्रो ने एक इम्पॉर्टेंट परिभाषा दी है कि शिक्षा जीवन का अंग है। और आपको पूछा जाएगा कि कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने एल्बर्ट नामक 11 वर्ष के बालक पर प्रयोग किया था। इन्होंने इनका ही बालक कहा जाता है कि एल्बर्ट नाम का था और उसके 11 वर्ष उम्र थी और उन पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, प्रयोग किया था। तो ये कौन से साइकोलॉजिस्ट थे, ये वाटसन थे। अब पेस्ट्रोलॉजी द्वारा एक बहुत ज़्यादा डबल स्टार वाली परिभाषा दी गई है। इसमें पेस्ट्रोलॉजी ने कहा है कि परिवार सीखने का सर्वोत्तम स्थान है, वह बालक का प्रथम विद्यालय है। इन्होंने बालक के परिवार को बहुत ज़्यादा महत्वता दी और इन्होंने तभी ये परिभाषा उसके लिए दी है। फिर है कि एडम्स साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने शिक्षण को द्विमुखी प्रक्रिया माना है और जो इसके दो अंग वो होते, एक शिक्षक होते हैं, दूसरा शिक्षार्थी। तो इन दोनों को मिला के इसे शिक्षण को द्विमुखी प्रक्रिया इन्होंने कहा है। फिर है जॉन डीवी और रायबर्न ने शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया माना है, यानी कि इसके 3 मुख इन्होंने बताए हैं। इन्होंने शिक्षक को शिक्षार्थी के साथ ही तीसरा जो पॉइंट जोड़ा है वो है पाठ्यक्रम। यानी कि आपसे क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है कि बताइए शिक्षण की द्विमुखी प्रक्रिया किसने माना है, तो एडम्स ने माना है। कौन कौन से इसमें 2 चीज़ें इन्होंने इंक्लूड की हैं, शिक्षक और शिक्षार्थी। फिर कौन से साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया बताया है, तो वो जॉन डीवी एंड रायबर्न ने बताया है। और इन्होंने शिक्षक और शिक्षार्थी के साथ साथ पाठ्यक्रम को भी इसमें जोड़ दिया। पाठ्यक्रम यानी कि करिकुलम। अब पाठ्यक्रम भी देखिए, पाठ्यक्रम को इंग्लिश में करिकुलम बोलते हैं और ये लैटिन भाषा के वर्ड कुरेर मतलब इसका आई डोंट नो व्हाट्स द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड, बट मैं इसको कुरेर पढ़ रही हूँ। तो कुरेर का मतलब होता है दौड़ का मैदान। उसके बाद 2 और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए मैं ये परिभाषा नहीं कर रही हूँ, ये आपको या तो मैं आप लोगों के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगी बाद में परिभाषाओं को लेकर, पर अभी मैं परिभाषाओं को नहीं करवा रही हूँ। सो प्लीज़ इग्नोर दिस डेफिनेशन। एंड नेक्स्ट पॉइंट जो देखने वाला है वो ये है कि अगर ये भी क्वेश्चन आता है कि संकुचित अर्थ में शिक्षण क्या है। तो संकुचित अर्थ में अगर शिक्षण पूछा जाए तो वो औपचारिक होता है, लेकिन व्यापक अर्थ में शिक्षण पूछा जाए तो वो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों होता है। देखिए संकुचित अर्थ में अगर शिक्षण पूछा जाए तो आपको अनौपचारिक नहीं करना है, आपको सिर्फ औपचारिक करना है। बट व्यापक अर्थ में अगर पूछा जाता है तो शिक्षण औपचारिक भी होता है और अनौपचारिक भी होता है। सो आज के लिए मैं बस इतने टॉपिक कवर करूँगी और अगला जो वीडियो है वो मैं डेवलपमेंट टॉपिक पे बनाऊंगी। डेवलपमेंट यानी कि विकास कैसा होता है, कितने टाइप का डेवलपमेंट होता है, और ये सब डेवलपमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो तब तक के लिए आप प्लीज़ वीडियो को शेयर